अरे भाई साहब, चेंज कर दिया इन्होंने। EMI हो गया, EMI कैटलॉग हो गया था, यहाँ तक आपका हो गया था। अच्छा, मुझे हेडफोन आ गया। ठीक है, तो हमने EMI कर लिया था, EMI कैटलॉग भी देख लिया था, और यहाँ के हमारे सारे ऑप्शंस हो गए थे। ठीक है, आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप्स क्लियर है। सिक्योरिटी ग्रुप्स की हमने बात कर ली थी कि भाई इसके 3 पॉइंट होते हैं। स्टेटफुल होता है। मैं ऑडिबल हूँ ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप हमने देख लिया था। उसके बाद इलास्टिक आईपी, अगर किसी को तुम्हें परमानेंट आईपी देना है, ठीक है, तो इलास्टिक आईपी दोगे, राइट। इलास्टिक आईपी के लिए एलोकेट इलास्टिक आईपी करो। जो भी आपका पास इलास्टिक आईपी एड्रेस हो गया, इलास्टिक आईपी एड्रेस में जाके आप एलोकेट करोगे तो आपको एक इलास्टिक आईपी असाइन हो जाएगा, है ना। मेरा रीजन यूएस ईस्ट 1 है, तो ये यूएस ईस्ट 1 का दिखा रहा है कि भाई इसका जो नेटवर्क बॉर्डर है वो इलास्टिक आईपी यूएस इसी में यूज रहेगा। आप इसमें एक्सेलरेटर भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्या होता है, लोड बैलेंसर को आईपी एड्रेस नहीं मिलता, है ना। तो लोड बैलेंसर का क्या होता है, यहाँ पे डीएनएस नेम मिलता है। तो अगर आपको लोड बैलेंसर में भी आपको वो चाहिए, क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस चाहिए, तो क्या कर सकते हो, ग्लोबल एक्सेलरेटर क्रिएट कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोड बैलेंसर को एक पर्टिकुलर आईपी दे सकते हो। ठीक है, तो एक आपको ये ऑप्शन रहता है। यहाँ पे इलास्टिक आईपी को यूज करोगे, एलोकेट करो। जिस भी रिसोर्स को आप अटैच करना चाहते हो वहां से एसोसिएट कर सकते हो, और जब फ्री करना चाहते हो इलास्टिक आईपी को, तो आप रिलीज कर सकते हो। अगर आपका सर्वर रनिंग है, ठीक है, तो उसका इलास्टिक आईपी चार्ज एडब्ल्यूएस चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर आपका इलास्टिक आईपी रनिंग नहीं है, तो उसका इलास्टिक सर्वर अगर आपका रनिंग नहीं है और इलास्टिक आईपी आपका आइडल है, ठीक है, तो उसका इलास्टिक आईपी का नॉमिनल चार्जेस लगता है। ठीक है, और बस अगेन, जैसे आप अटैच करना चाहते हो तो जिस भी चीज के साथ, इंस्टांस के साथ करना चाहते हो तो इंस्टांस, और नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू करना चाहते हो तो नेटवर्क इंस्टांस के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, और इलास्टिक आईपी को आप यूज कर सकते हो। प्लेसमेंट ग्रुप की हमने बात करी थी। की पेयर आपके पास होता है, की पेयर जितने भी की पेयर बनाए आपने वो सारे आपको की पेयर यहाँ मिलेंगे। अब मैंने राकेश अंकित के नाम से की पेयर बनाया, तो इसकी पब्लिक की यहाँ पर है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो चाहे आपके पास प्राइवेट की है भी, तो भी कोई एडवांटेज नहीं है ना। तो जितने की है वो यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास एक रहता है। की पेयर नया क्रिएट कर तो सकते हो, सर जैसे इसका हमने की। फिर इसका सर फिर फायदा क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने की पे दे रखा है, जैसे हम डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको मैनेज ये करना क्यों पब्लिक की का ऑप्शन पार्ट देता है है? ना, दो दो की होती है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है ना। तो एडब्ल्यूएस के पास आप जब आप जाओगे और आप कहोगे कि मेरे पास सर्वर की प्राइवेट की है, ठीक है, और आप सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो,
तो AWS भी तो कहीं से उसको वैलिडेट करेगा या नहीं करेगा, है ना। जब वैलिडेट करेगा तो वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा तो वो अपने इंफॉर्मेशन देखेगा ना, मेरे पास कौन कौन सी कीज है और इसका पब्लिक की कौन सा है, और इस पब्लिक की को, ये पब्लिक की कौन सा है मेरा, और इस पब्लिक की को वो एसोसिएट करेगा उसके साथ। मेक ठीक है। सेंस, है ना। Yes. नेटवर्क इंटरफेस जितने भी नेटवर्क कार्ड आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जहां जहां जिन जिन सर्विसेज में हो रहा है, उन सबकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। नॉर्मली ये ज्यादा यूज में नहीं आते, लेकिन अगर कभी ऐसा है कि कोई आपका आईपी एलोकेट नहीं कर पा रहे, अब जैसे मुझे पता लग गया ये मेरा आईपी कहाँ पे, पब्लिक आईपी कहाँ पे एसोसिएट हो रहा है, इस मशीन के साथ एसोसिएट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये जो एक नेटवर्क कार्ड है यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है, बट इसके अलावा भी मेरे कुछ आईपीज हैं जो ब्लॉक हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं वो, यहाँ यहाँ ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ सर्विसेज में ब्लॉक हो रहे हैं, एफएस फाइल सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, फाइल सर्वर के लिए यूज हो रहे हैं ये, मैंने ईएफएस बना रखा है और ईएफएस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, टेस्टिंग की सबसे बड़ी की, जब आप टेस्ट करो उसके बाद आप उस एनवायरनमेंट को हटाते जाओ। तो अभी हमें पता लग गया कि हमारे आईपीस कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप निकालना चाहो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नेटवर्क कार्ड की दे देता है। मैंने ये बुक अपलोड कर दी थी, अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो टाइम टू टाइम तो आप नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने वहीं पे आपकी बुक अपलोड किया हुआ है, उसमें सारे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं। आप डिटेल में कोई भी चीज आप करना चाहो वहां से कर सकते हो। हाँ, ईबीएस के अंदर वॉल्यूम्स होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमें समझ में आया। ईबीएस के अंदर वॉल्यूम्स होता है, वॉल्यूम्स हमने बना के देखा था। ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इसके अंदर सर्वर के अंदर जितनी भी डिस्क लग रही हैं, ये कैसी स्टोरेज है, ईबीएस, ये कैसी स्टोर है, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल, राइट। वन इज ब्लॉक बेस्ड, सेकंड इज ऑब्जेक्ट बेस्ड, राइट। ईबीएस कौन सी हुई, ब्लॉक बेस्ड। इसमें क्या करते हो आप, आपने बोला मुझे 15 GB चाहिए, आप चाहे उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, बट आप उसको पे करोगे, राइट। उसने क्या किया, आपको एक ब्लॉक कट करके दे दिया और वो ब्लॉक जो है 15 GB का, वो स्टोरेज आपका उसके साथ में अटैच हो गया, राइट। तो ये है आपका हाईली अवेलेबल। 3 डेटा कॉपीज इसके मेंटेन होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल है। वन आपके पास हो गया जो सर्वर के साथ में लगती है, ठीक है, तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज जो आप सर्वर के साथ लगाते हो, तो वर्चुअल मशीन यूज्ड इन एग्जांपल, वर्चुअल मशीन, राइट। ईएफएस, ईएफएस आपने सुना, ईएफएस क्या होता है, हाँ जी, हाँ फाइल जी, सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम तो होता इलास्टिक है, फाइल सिस्टम होता है। इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपने एक ईबीएस वॉल्यूम बनाया तो उसके साथ कितने सर्वर्स अटैच कर सकते हो, मल्टीपल लिमिट का तो पता नहीं, बट मल्टीपल अटैच कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल सर्वर्स। अटैच कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली काउंट नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब है अगर आपने एक वो बनाया ईबीएस वॉल्यूम, ठीक है, वन ईबीएस वॉल्यूम कैन बी अटैच टू ओनली वन सर्वर, राइट। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ईबीएस वॉल्यूम बनाया और आप इसको 10 सर्वर के साथ में अटैच कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। बट आप ईएफएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, है ना, तो यू कैन ओरेकल क्रिएट। ओरेकल क्लाउड में फैसिलिटी दे रखी है, फीचर्स दे रखा है, ईबीएस वॉल्यूम को भी मल्टीपल इंस्टेंस में कर सकते हैं। तो उसमें ईएफएस नहीं होता होगा, मतलब उसमें इस तरीके का ईएफएस शेयर्ड भी है, फाइल स्टोरेज है, ईएफएस ईएफएस भी भी है। है। हाँ जी। अच्छा, कमाल है।
तो EFS वॉल्यूम कैन बी अटैच टू मल्टीपल सर्वर्स, राइट। EFS यूज ही इसलिए होता है, और इसको FSX इन विंडोज, है ना, और EFS जो होता है ये आपका होता है यूज इन लाइनक्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। EFS लाइनक्स में होता है, लाइनक्स बेस्ड सर्वर पे, और FSX होता है विंडोज बेस्ड सर्वर पे, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम्स अटैच हो सकते हैं मल्टीपल सर्वर्स के साथ। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज कौन सी होती है? S3। अब FSX को तो हम दोनों पे भी कर सकते हैं सर, लिनक्स पे भी विंडोज पे भी, बट ये FS ओनली फॉर लिनक्स। लिनक्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास मैंने बोला हाँ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज S3, है ना। तो S3 जो सर्विस है वो कैसे रखती है? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, एग्जांपल फाइल्स, वीडियो फाइल, राइट, टेक्स्ट फाइल, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जब आपको ऑब्जेक्ट अपलोड करना है तो कौन सी सर्विस यूज करोगे? S3 की सर्विस यूज करोगे, ठीक है। तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है EBS, और EBS को आप सर्वर के साथ में अटैच कर सकते हो। अब मैंने ये वॉल्यूम बनाया, मैं इसको यहाँ पे सर्वर के साथ में अटैच कर सकता हूँ, राइट। एक्शन में जाओगे आप, आपको साइज चेंज करना है, आपने बोला 20 GB कर दो, इसको कर सकते हो। मैंने बोला कम कर दो, 12 GB कर दो, नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आपने बोला इसको 16 GB कर दो, वो हो जाएगा। GP2 है, मैंने बोला GP3 कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा, राइट। ठीक है जी। मैं बोलूंगा GP3 से, अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी वॉल्यूम कैटेगरी, ये कैटेगरी हमने डिस्कस किया था। तो GP3 आपने चूज किया, अब जो भी आप साइज रखना चाहते हो वो साइज रख सकते हो, ठीक है। IPS डिफाइन कर सकते हो, थ्रूपुट टाइम ये इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। 1000 MB तक ये चला जाता है, बेस लाइन इसका सर 125। इसमें एक जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जी कोई जैसे सर्वर इसमें चल रहा है वर्चुअल मशीन पे, ये AWS में लाइव जैसे रनिंग जो इंस्टेंस है, क्या उसमें हम लाइव में वॉल्यूम को मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, रनिंग में तो किया मैंने अभी, ये अभी जो मैंने आपको तो करके क्या दिखाया ये ना। सही प्रैक्टिस है, मतलब लाइक, मतलब ये ठीक है, सेफ है लाइक फॉर दी? सही प्रैक्टिस तो ये होता है कि भाई आप, सही प्रैक्टिस को ऐसा कुछ नहीं, उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। तो रिकमेंड यही किया जाता है, आप करो लाइव पर ही, ऐसा नहीं है कि आपको डाउन करने का जरूरत है, लेकिन आपको वो सर्वर जो है उस टाइम पे यूटिलाइजेशन कम होना चाहिए, है ना। इफ यू मॉडिफाई द disk type of an EBS volume, performance will be degraded, ठीक है। परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड जरूर होता है। मान लो आपका डेटाबेस सर्वर चल रहा है, राइट, और अगर आप पीक टाइम पे उसको मॉडिफाई करते हो तो क्या ये रिकमेंड करोगे कि आप पीक टाइम पे उसको करो? वो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा डिग्रेड होता है परफॉर्मेंस, राइट। तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने उसको ऑफ आवर्स में करो। गॉट माय पॉइंट? जितनी भी नॉर्मली मेंटेनेंस एक्टिविटीज है ना, वो आपको रिकमेंड यही किया जाता है। जैसे अगर आपको मान लो बैकअप ही लेना है, ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए भी रिकमेंड यही किया जाता है कि जिस टाइम पे हाई यूटिलाइजेशन ना हो उस टाइम पर। क्लियर? यस सर। तो इसको क्या कर सकते हो, आपने कोई वॉल्यूम क्रिएट किया वहां पे तो उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये साइज है, ये तो छोटा साइज था, तो ये क्या होगा, आपको स्टेटस दिखाता है, देखो ओके हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसका टाइप चेंज करते हो या ये करते हो तो ये क्या करता है, ये परफॉर्मेंस को एक्चुअली इम्पैक्ट करता है। और उतने टाइम के लिए, मान लो आपकी 1 TB की डिस्क है, तो वो तो एकदम नहीं हो जाएगी ना, तो उसमें फिर आपका टाइम लगेगा दोस्त, राइट, उसमें टाइम लगता है।
तो उतने टाइम के लिए आपको डिग्रेडेड परफॉर्मेंस मिलेगी और आपको बताना पड़ेगा कि भाई यूजर्स को बेटर है कि बता दो कि यू माइट। और मैं आपको क्या बता रहा था इसमें, वॉल्यूम क्रिएट का हुआ। अगर इसका बैकअप लेना है तो बैकअप के लिए हमेशा AWS में क्या यूज होता है, स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट यूज होते हैं। तो स्नैपशॉट्स में क्या होता है, आप एक्शन में जाओगे और आप स्नैपशॉट क्रिएट करोगे। जैसे मुझे अगर मान लो इसका बैकअप लेना है तो मैंने स्नैपशॉट क्रिएट किया, ठीक है, बैकअप ऑफ रूट ड्राइव, राइट। या आप इंस्टांस आईडी भी अटैच कर सकते हो, है ना, जो इंस्टांस ड्राइव है। ये कैसा बैकअप हुआ, ये मैनुअल बैकअप हुआ। ठीक है, नेम वेब सर्वर 001। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, ये मैंने एक नेम दे दिया यहाँ पे, और स्नैपशॉट क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया मैनुअल तरीका बैकअप लेने का। मैंने एक AMI क्रिएट की थी, तो देखो AMI का भी एक स्नैपशॉट बनता है हमेशा, तो AMI में। लेकिन आप यहाँ से इसको पहचान सकते हो कि भाई ये क्रिएटेड बाय इमेज है। ठीक है, इसको आप डिलीट करोगे तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। AMI वाले बैकअप को आप डिलीट नहीं कर पाते। कब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप उसको डी रजिस्टर नहीं करोगे। ठीक है, आप AMI में जाओगे, इस AMI को डी रजिस्टर करोगे, तब आप उसको जाके काम कर पाओगे। तो स्नैपशॉट ये मैनुअली बैकअप लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने जब मैनुअली बैकअप लिया तो उस केस में क्या हुआ, इस सर्वर से मैं बैकअप से अगर मुझे जरूरत पड़ता है तो मैं दोबारा से एक, ये बैकअप अभी चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट हुआ है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हो गया। ठीक है, तो छोटा साइज था इसलिए। तो अब मैं यहाँ पे जाके एक्शन में जाके वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो नया वॉल्यूम इससे क्रिएट कर सकता हूँ। मान लो मेरी ऑलरेडी जो डिस्क थी वो करप्ट हो गई, ठीक है, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे ध्यान ये रखना है कि मैं सेम रीजन रखूँ। मेरा सर्वर US ईस्ट 1 है, और रीजन कौन सा है, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा सर्वर किस जोन के अंदर है। क्योंकि अगर मैंने डेटा सेंटर 1A में बनाया, ठीक है, तो मैं जो नया वॉल्यूम बनाऊंगा वो भी तो मुझे 1A में ही बनाना होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं। अगर मेरा डेटा सेंटर सर्वर मेरा 1A में है तो मुझे जो रिस्टोर करूंगा वॉल्यूम वो भी तो 1A में ही करूंगा, नहीं तो क्या होगा, 1A में है। ठीक है, अगर मैंने 1B में बना दिया तो डेटा सेंटर तो दोनों एक दूसरे से अलग है, राइट। तो 1B की डिस्क को मैं 1A के डेटा सेंटर के साथ अटैच नहीं कर सकता, तो सेम डेटा सेंटर में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, जाके स्नैपशॉट में गया, मैं यहाँ से रिस्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गया, स्नैपशॉट में गया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया। वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, जनरल पर्पस दिस दिस दिस, US ईस्ट 1A में ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, मेरे पास दो वॉल्यूम होगा। अब मान लो जो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम था वो एक्चुअली करप्टेड था, ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम था वो एक्चुअली करप्टेड हो गया, उसमें कुछ इशू आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो वॉल्यूम था ये मेरा एक्चुअली क्या था, करप्ट हो गया, इसमें फाइल सिस्टम रीबूट नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये करप्टेड वॉल्यूम है और इससे को हटा के मैं इसको डिटैच कर दूंगा इस सर्वर के साथ में। ठीक है, इस वॉल्यूम को डिटैच कर दूंगा, क्योंकि ये रूट ड्राइव है तो इसलिए ये ऐसे नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस में जाऊंगा और इसको मैं स्टॉप कर दूंगा। इसके साथ जुड़ा हुआ है /dev/xvda के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरा रिस्टोर्ड वॉल्यूम बना जो नया वाला आया, राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको साथ इसको अटैच कर दूंगा। तो अगर आप अभी स्टेटस देखोगे तो ये अवेलेबल है ना, किसी के साथ भी अटैच नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एक्शन में जाओ, अटैच वॉल्यूम करो, या तो इंस्टांस चूज कर लो, जैसे इंस्टांस चूज किया। अब इसके साथ देखो SDF में जा रहा है, जबकि मेरा डिवाइस कौन सा था, /dev/xvd है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ इसको अटैच कर दूं। इसको क्या करना पड़ेगा, xvda इज ऑलरेडी इन यूज। ओके, स्टॉप हो गया। तो ये ऑलरेडी ना, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में चल रहा था तो इन यूज है। इसको, हाँ मैंने स्टॉप किया, इसको डिटैच नहीं किया मैंने, है ना। तो डिटैच करना पड़ेगा, पहले डिटैच कर देते हैं। डिटैच कर दिया। अब ये किसी भी इंस्टांस के साथ अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले वॉल्यूम को जो रिस्टोर्ड वॉल्यूम है इसको दोबारा से अटैच करना पड़ेगा। तो दोबारा अटैच करता हूँ, XVDA के साथ में अटैच करना चाह रहा हूँ, मैंने दोबारा अटैच किया, अब की बार अटैच हो गया। तो अब ये जो रिस्टोर्ड वॉल्यूम था, ये एक्चुअली आपका बैकअप से निकल के आया, राइट। तो यहाँ पे पूरे का पूरा ही बैकअप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किया, अब इसके बाद इसको स्टार्ट किया, चल गया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है इसमें। मान लीजिए हमेशा जैसे जो स्नैपशॉट्स हैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रीजन में नहीं रखने, और भी रखने हैं, जैसे क्या वो एट अ टाइम हो सकता है या अलग अलग करना पड़ेगा? दोबारा बोलो। स्नैपशॉट्स हमने जैसे लिए हैं इसके वॉल्यूम के, तो हमें एक उसमें नहीं रखने हैं। मान लीजिए यूएस ईस्टर्न वाला कभी कुछ दिक्कत आता है, जस्ट फॉर द सेफ साइड हमें उसको कहीं और भी पैरेलल भी किसी और पर्टिकुलर रीजन में रखना है सेफ हाँ, साइड तो के लिए। स्नैपशॉट कॉपी हो जाते हैं, स्नैपशॉट आपके कॉपी हो जाते हैं। यहाँ पे जाओगे, एक्शन में जाओ, कॉपी स्नैपशॉट, है ना, कॉपी स्नैपशॉट किया, ठीक है। कॉपी ठीक। करने के बाद क्या कुछ आप, ऐसा भी इसमें मेथड है, जैसे मान लीजिए हम जब स्नैपशॉट ले रहे हैं तब वो एक ही रीजन में ना होके दो 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 या तीन रीजन में इकट्ठा एक साथ नहीं ही कॉपी नहीं, होता है? ना 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 ना, वैसा नहीं है, अच्छा, वैसा नहीं। अच्छा। और मान लीजिए कभी ऐसे कोई ऐसी लाइक डिजास्टर होता है, तो AW अगर हमने स्नैपशॉट नहीं लिया तो हमें हमारा डेटा मिल सकता है क्या किसी तरह? मान लीजिए वो कुछ फेल हो गया या कुछ भी हो गया, कोई भी आगे प्रॉब्लम आ गई उसमें इंस्टेंस में, और हमने स्नैपशॉट नहीं लिया उस वाले केस में। हम्म, नहीं लिया तो गया फिर, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पे है। तो नहीं, इसमें शायद कोई ऐसा भी होता है ना मैम, कि अगर आप AWS के पास जाते हो तो आपसे चार्ज करता है, लेकिन आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है। नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। ये आप एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ये मिथ हो गया है, कि मतलब ये इस तरीके से क्या हो गया, अगर आपका क्लाइंटेज वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इनके पास हो सकता हो, होता है ना। हम्म। तो फिर उस केस में वो आपसे कर सकता है कि भाई वो आप बड़े क्लाइंट हो और आप उसको वो रखता है कि भाई ऐसा हो सकता है कुछ। तो उस केसेस में अगर वो पॉसिबिलिटी कुछ होगा तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मली जाओगे और आपके पास अगर बैकअप नहीं है तो वो डेफिनेटली, मतलब वहाँ पे ऑप्शन नहीं है उस तरीके की, क्योंकि ठीक है। RDS में ऐसा होता है ना, ये लोग मतलब उसमें स्नैपशॉट ही बना के रख चलते हैं, ऑटोमेटेड बनाता है हम्म, RDS में। वो ऑटोमेटेड बनाता है। आरडीएस में हम्म। तो क्या है, ऑटोमेटेड बैकअप है, ठीक है। तो आरडीएस में तो क्या है कि आरडीएस में पॉसिबिलिटी है, वो तो आप भी कर सकते हो, पॉइंट इन टाइम रिकवरी होती है वहाँ पे, वहाँ पे हम्म। ट्रांजेक्शन लॉग्स बनती है और वहाँ पे पॉइंट इन टाइम रिकवरी है।
बट यहाँ पर क्या है कि अगर वो नहीं है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है उनका, फिर आपके पास कोई ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं है उसमें। ठीक है, वो हाई लेवल पे एस्केलेट होके कुछ हो जाता है या ऐसा कुछ है तो वो एक अलग चीज होता है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये चीज होता नहीं है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उनका मिलेगा, नो सर दिस इज नॉट पॉसिबल, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि वहां पे हो है ही नहीं। बैकअप लेना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बैकअप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट ए टाइम बैकअप कुछ भी होता है, इसका इसका एक लॉजिकल रीजन क्या है, क्योंकि अगर कहीं भी होता है तो आप सोचो कि एक क्लाइंट के लिए होगा तो फिर वो हर क्लाइंट के लिए जाएगा, हम्म। तो वो चीज नहीं जाती है, वो नहीं। आपने EMI लिया हुआ है, बैकअप लिया हुआ है, दैट इज ए पॉसिबल थिंग कि भाई है। ठीक है, ठीक है सर। लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो, तो 3 तरीके की ऑटोमेटेड है यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर अगर आप चलाते हो तो। EBS, EB बैकडअप, EMI और क्रॉस अकाउंट कॉपी। ठीक है, तो स्नैपशॉट से क्या करेगा? स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। EMI से क्या करेगा? EMI क्रिएट करेगा। और अगर तुम क्रॉस अकाउंट में कॉपी करना चाहते हो तो तुम ये भी कर सकते हो। तो जैसे क्रॉस अकाउंट में आप बोल रहे थे शायद कि क्रॉस अकाउंट के लिए मतलब आप चाहो तो ये कर सकते हो। टेस्ट, इवेंट सेटिंग, क्लाउड वॉच इवेंट मैनेज रूल, शेयर्ड स्नैपशॉट इवेंट। तो जैसे ही एक इवेंट क्रिएट हुआ, स्नैपशॉट इवेंट जब क्रिएट हुआ, ठीक है, तो कॉपी शेयर कर दे बाई दीज AWS अकाउंट। तो अकाउंट ऐड कर दो जितने अकाउंट आप में कॉपी करना चाहते हो। ठीक है, है ना? कॉपी स्नैपशॉट दैट हैव स्नैपशॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई एम रोल चाहिए होगा आपको एक कॉपी करने के लिए, और फिर कॉपी एक्शन। अब देखो यहाँ पे किस रीजन में ये कॉपी करे, AP साउथ 1 में। ठीक है, AP साउथ 1 में करे या आप किसी और रीजन में कॉपी करवाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने जो भी रीजन आप बताओगे उसको, वो उसी रीजन के अंदर कॉपी कर देगा। तो US2 बोल दिया मान लो आपने। अब कॉपी करने के बाद कितने टाइम पे एक्सपायर हो जाए। ठीक है, और नया रीजन ऐड करना चाहते हो, नया रीजन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 रीजन में कॉपी कर सकते हो। मेक सेंस? तो अभी आपका कोई भी बैकअप बनेगा, जैसे ही एक इवेंट बनेगा, कौन सा इवेंट बनेगा कि भाई एक स्नैपशॉट क्रिएट हुआ, तो उस स्नैपशॉट पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि ये दूसरे रीजन में डेटा कॉपी कर दे। तो मैक्सिमम 3 डेटा सेंटर्स के अंदर आप कॉपी कर सकते हो। तो स्नैपशॉट्स की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे। तो आप शायद यही कहते हैं ना कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कई मल्टीपल रीजन्स में कॉपी कर सकते हो? तो हाँ, DR के केस में कर सकते हो, लेकिन अगेन ध्यान रखना आपकी कॉस्टिंग उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। राइट, तो अगर आपका कॉस्टिंग $100 है तो वो कितना हो जाएगा? $300। राइट, ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में काफी कम हो जाता है, बट यस ऑप्शन इज अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें क्या सर ये आवरली बेसिस पे चार्ज करता है? मतलब स्नैपशॉट बेसिस स्नैपशॉट पे, के केस में? हाँ, स्नैपशॉट बेसिस पे जितना जितना डेटा स्नैपशॉट है बेसिस। उतना चार्ज करेगा। हाँ, EBS का जितना गिग बेसिस पे है ना, तो S3 के चार्जेस लगते हैं। स्नैपशॉट्स आर स्टोर्ड इनटू स्नैपशॉट को क्या सर हम S3 बकेट में भी स्टोर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, लेकिन बैकएंड में वो एक्चुअली वहीं पर स्टोर होता है। अच्छा अच्छा। ठीक, ऐसे ही आपके पास स्नैपशॉट की पॉलिसी बनती है। स्नैपशॉट की पॉलिसी लगा सकते हैं, स्नैपशॉट्स की पॉलिसी लगा सकते हो, है ना? तो वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करना है या इंस्टांस का करना है। ठीक है, सपोज करो आपने इस इंस्टांस का क्रिएट किया। ठीक है, तो ये पॉलिसी डिस्क्रिप्शन टेस्ट दे दिया मैंने। अभी क्या किया, आई एम रोल, एक रोल चाहिए होता है तो आई एम आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। पॉलिसी स्टेटस इनेबल किया। अब क्या क्या वॉल्यूम छोड़ना चाहते हो? नॉर्मली क्या होता है कि C ड्राइव पे लोग कहते हैं कि डेटा नहीं रखते हैं, है ना? तो डेटा जो है वो OS का नहीं रखा जाता, तो आप चाहो तो एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है,
या कोई पर्टिकुलर आप चाहते हो कि मेरी ये डिस्क जो है ना, हम लोग एक्चुअली कैशे के लिए यूज करते हैं, हमको इसका बैकअप की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट। जब कॉस्टिंग जुड़ी हुई है वहां पे, तो वहां से हम इसको बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा वॉल्यूम्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, जो डेटाबेस वॉल्यूम्स आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो किया। नेक्स्ट, किस टैग्स को ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ पे टैग बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोला बैकअप वैल्यू या तो यस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें टैग एक्चुअली क्या है, अभी बना हुआ नहीं है। बैकअप टारगेट रिसोर्स ऐड इंस्टांस, बैकअप वैल्यू यस होना चाहिए, और बैकअप वैल्यू कोई कभी कभी केस सेंसिटिव का भी होता है ना, तो कोई आप यस भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप वैल्यू लगा सकते हो। तो आपने ये बोला कि मैं इन बैकअप्स को, इन वैल्यूज को टारगेट करूंगा, या तो इसकी वैल्यू यस हो या कैपिटल यस हो, है ना, सर जस्ट टू इंश्योर लाइक केस सेंसिटिव का इशू ना आए। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ से किया, आई एम रोल आपने क्रिएट किया, यूज किया, और इसके बाद पॉलिसी को आपने इनेबल किया। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप बैकअप शेड्यूल कर सकते हो कि कौन सा बैकअप आपको चाहिए। मान लो आपको डेली बैकअप लेना है, तो आपका डेली बैकअप हो जाएगा। ठीक है, डेली एवरी 12 आवर्स पे होगा। आप कहते हो नहीं मुझे 24 आवर्स में एक बैकअप चाहिए, तो आप 24 आवर्स में लगा सकते हो। ठीक है, 9 AM पे आपके पास बैकअप हो जाएगा, 9 AM UTC पे। तो वो आप टाइम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो कि आपका ऑफिस ऑफ आवर्स कौन से हैं, उन ऑफ आवर्स में आप लगा सकते हो। इसका बेसिकली यूटीसी टाइम आवर्स पे चलता है। तो इंडिया का यूटीसी क्या होता है, 5 + 5:30 होता है, तो 9 + 5:30 यानी 2:30 हो गया है। ठीक है, तो आप टाइम चेक करोगे कि किस टाइमिंग पे है, ये यूटीसी कैलकुलेट करता है। काउंट किया आपने कितनी कॉपी रखनी है आप। ठीक है, तो आपने बोला एक कॉपी रखनी है। ठीक है जी, आपने बोला 7 कॉपीज रखने, डेली बैकअप है ना, तो आज बैकअप हुआ, फिर कल का भी बैकअप की कॉपी चाहिए। तो रिटेंशन टाइप कितना है, 7 डेज, 7 डेज सॉरी। ठीक है, या फिर आप काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पे काउंट भी 7 एक तरह से ठीक है, क्योंकि आप डेली बैकअप ले रहे हो 24 आवर्स पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज तक चलेगा। उसके बाद 7 डेज के बाद क्या हो जाएगा, ओवरराइट। मेक सेंस, 7 डेज के बाद बेसिकली वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। आप एज भी कर सकते हो यहाँ पे, और ये भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मैंने बोला एज एक्सपायर फ्रॉम स्टैंडर्ड टायर 7 डेज के बाद हो जाएगा। ठीक है, काउंट कितनी कॉपी रखे, 7 कॉपीज रखे। अब अगर हम चले यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद डेली बैकअप के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास वीकली का भी ऑप्शन है। ठीक है, आप मंडे को चाहते हो, ट्यूसडे को चाहते हो, वेडनेसडे को चाहते हो, थर्सडे को चाहते हो, फ्राइडे को चाहते हो, आप सैटरडे संडे नहीं चाहते, इट इज पॉसिबल। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। आप चाहते हो सिर्फ डेली वीकली एक बार बैकअप हुआ करे, ठीक है, सिर्फ संडे को हो या सैटरडे को हो। ठीक है, तो आपने बोला सैटरडे एक बार बैकअप हुआ करे, तो आपने बोला वीकली 9 UTC पे स्टार्ट होगा, रिटेंशन टाइम 7 डेज के। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि कुछ बैकअप के टैग्स को कॉपी कर दे। ठीक है, तो कॉपी टैग्स फ्रॉम सोर्स, तो जितने भी टैग्स वहां पे लगे हुए हैं ना, वो आपके क्या रहेंगे, कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या फायदा है, आपको इजी हो जाएगा। जैसे उसमें मान लो आपने इंस्टांस आईडी का टैग लगा रखा है, अब इंस्टांस आईडी आ गई, आप इंस्टांस आईडी से फिल्टर कर सकते हो। ये अपने आप से दो टैग ऐड करेगा, कौन कौन से, टाइम स्टैम्प, डॉलर टाइम स्टैम्प। ठीक है, और इंस्टांस आईडी, डॉलर इंस्टांस आईडी। तो ये दोनों स्टैम्प टैग ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। इससे ये फायदा है कि आपके पास एक वो आ जाता है कि भाई ये मेरा इंस्टांस आईडी था, और इस इंस्टांस आईडी का बैकअप हुआ है, और इस टाइम स्टैम्प पे बैकअप हुआ है, इस टाइम बैकअप हुआ है। तो ये दो टैग एक्चुअली ऐड करेगा। बाकी टैग्स आप चाहो तो अपना ऐड कर सकते हो। फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, अगर आप चाहो तो फास्ट रिकवरी कर देगा, स्नैपशॉट्स को फास्ट रिस्टोर कर देगा। ठीक है, फास्ट रिस्टोर कर देगा, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लेकिन हाँ, इससे ये एडवांटेज है कि आपका बैकअप जो है फास्ट रिस्टोर हो जाएगा। तो जब ह्यूज साइज का डेटाबेस होता है तब जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो आपको फास्ट रिस्टोर को इनेबल करना पड़ता है। फास्ट रिस्टोर जैसे ही आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे उसका चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, एक क्रॉस रीजन कस्टमर कॉपी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि एक क्रॉस रीजन में कॉपी करना चाहते हो तो क्रॉस रीजन में कॉपी कर सकते हो। तो आपने जो बनाया था डेटा, अभी फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट इसी रीजन में कॉपी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं EU नॉर्थ 1 में भी करूं तो दैट इज पॉसिबल। सॉरी, हाँ, तो टारगेट रीजन में इंक्रिप्शन लगाना चाहते हो तो इंक्रिप्शन लग जाएगा वहां पे, है ना। बाकी अगर आप चाहते हो कि दूसरे रीजन में मैं कॉपी करूं तो वो कॉपी होगा। क्रॉस अकाउंट शेयरिंग, आप चाहते हो कि डेटा तो आपको बैकअप तो यहीं पर ही हो लेकिन वो दूसरे अकाउंट भी एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो वो कर सकते हो। स्नैपशॉट जो है वो शेयरिंग हो जाएंगी, शेयर्ड हो जाएंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट का नंबर बताओ, जो अकाउंट ऐड करना चाहते हो वहां पे आपको दूसरे अकाउंट के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सिंपल लाइफ साइकिल पॉलिसी बन जाती है। रिव्यू कर लो पॉलिसी में, बस एक बार जरा मैं ये चेक कर लूँ, एक बार देखते हैं अगर ये आपको ये विजिबिलिटी आ जाएगी। जो स्नैपशॉट्स होता है ना वो वहां पे विजिबल हो जाएगा, ये फर्क आता है बस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक बैकअप बना दिया। तो अभी क्या होगा, एवरी सैटरडे, ठीक है, 9 UTC पे मेरा बैकअप चल जाएगा। किस रिसोर्स को टारगेट करेगा ये, जिसकी बैकअप वैल्यू क्या है, यस, है ना। जिसकी बैकअप वैल्यू क्या है, यस, उन रिसोर्स को टारगेट करेगा। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज को टारगेट करेगा, इंस्टांस को, ठीक है। और अपना कोई टैग नहीं लगाएगा लेकिन 2 टैग ये वेरिएबल वाले लगा देगा यहाँ, ठीक है। ये आपके पास होगा एक कॉपी जो है वो EU नॉर्थ 1 के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो दो दो कॉपी बननी है यहाँ पे, है ना। एक कॉपी जो डिफॉल्ट यहाँ पे बनेगी और दूसरी कॉपी यहाँ पे, नहीं सॉरी, एक ही कॉपी बनेगी लेकिन ये EU नॉर्थ 1 के अंदर जाएगा, माय फॉल्ट। ठीक है, तो क्रिएट पॉलिसी करोगे, यहाँ से आपका बैकअप बन जाएगा। अगर यहाँ से बैकअप क्रिएट करोगे तो क्या बनेगा, स्नैपशॉट्स बनेगा, ठीक है, स्नैपशॉट्स बनेंगे। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, आप EBS वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो, बैकअप EMI, ठीक है। तो क्या करोगे, वो EMI क्रिएट करेगा, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन EMI क्रिएट करेगा। तो EMI क्रिएट करते हुए पूछेगा कि भाई आपको पॉलिसी रिबूट कराना है या नहीं कराना, जब ये पॉलिसी चल करे जो, बिकॉज जब आप बैकअप लेते हो ना तो ओरिजिनल सर्वर क्या होता है, रीबूट हो जाता है EMI के थ्रू। तो ये आपका नो होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज प्रोडक्शन के सर्वर का बैकअप हो रहा है और वही रीबूट होगा, तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे EMI क्रिएट करेगा लेकिन आपके। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने पॉलिसी बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये एक इंस्टांस चल रहा है, ठीक है, इसकी बैकअप वैल्यू, इसके टैग्स ये हैं, ठीक है, इसका बैकअप होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं, ठीक है। श्योर। हम्म, ओके, तो बैकअप नहीं होगा, राइट। तो मुझे अगर इसका बैकअप लेना है तो क्या करना पड़ेगा,
राइट। सेम टैग देना पड़ेगा। मुझे एक बैकअप का टैग देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। जब मैं टैग दूंगा तब इसका बैकअप हो जाएगा। अब होगा जब पॉलिसी रन होगी तो वो अपने एनवायरनमेंट में देखेगा क्या मेरे पास इसका बैकअप है, और टैग वैल्यू यस है, बोले हाँ यस है, तो वो उसको बैकअप ले लेगा। क्योंकि ये आपने वहां पे किया था डिफाइन उसमें पॉलिसी बनाते हुए। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक चीज मेरे को ना अभी जैसे क्लिक किया माइंड में, जैसे टैगिंग का क्या मेन वो रहता है, जैसे मान लीजिए क्या क्या पैरामीटर की वैल्यूज एक स्टैंडर्डाइज हमें यूज करने चाहिए कॉमनली। कॉस्ट सेंटर, ऑनर, बिजनेस ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं इसमें। कॉस्ट ऑनर, बिल्कुल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कॉस्ट ऑनर, बिजनेस ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टेक्निकल कॉन्टैक्ट, फंक्शनल कॉन्टैक्ट। तो ये रहता है बेसिकली कि कॉस्ट सेंटर आपका एक एक्चुअली इसमें रहता है ना, एनवायरनमेंट। ये तो कॉस्ट सेंटर एक्चुअली आपका प्राइमरी रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेंटर पे क्या करते हैं, बिलिंग एक्चुअली डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसका कॉस्ट सेंटर ये है, तो बिलिंग उनके पास जाएगी। तो कॉस्ट इसमें क्या लिखेंगे कॉस्ट में सेंटर में? कंपनी के कॉस्ट सेंटर होता है ना, मतलब बिलिंग, बिलिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, अच्छा। बिलिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हो। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कंपनी नॉर्मली देती है, लेकिन यही होता है कि बिजनेस आपका कॉस्ट सेंटर हो गया है ना, टेक्निकल कॉन्टैक्ट कौन है, ठीक है, हर कंपनी के अपने अलग अलग हुए हैं, लेकिन ये एक जनरल होता है, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट है, डेव है, प्रॉड है, क्यूए है, इस तरीके। ठीक है जी, तो ये लाइफ साइकिल पॉलिसी थी, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, बैकअप वगैरह के लिए काफी ज्यादा एक्चुअली यूज होती है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज, आई एम, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और क्या चीज है, ठीक है। एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा था, इंस्टांस के स्टेटस होते हैं, ठीक है, स्टेटस चेक। तो स्टेटस चेक दोनों क्लियर होने चाहिए, अगर ये दोनों क्लियर है तो दैट मीन्स कि आपका सर्वर अप एंड रनिंग है, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं करेगा, ठीक है, दोनों में से अगर एक भी काम नहीं करेगा तो ये नहीं चलेगा। तो इंस्टांस चेक, सिस्टम स्टेटस चेक क्या करता है, अंडरलाइंग हार्डवेयर चेक करता है, ठीक है। सिस्टम स्टेटस चेक क्या करता है, चेक अंडरलाइंग हार्डवेयर। और इंस्टांस स्टेटस चेक क्या करता है, वीएम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सॉल्यूशन, सिस्टम स्टेटस चेक, रीस्टार्ट द सर्वर। इंस्टांस स्टेटस चेक, रीस्टार्ट द सर्वर। सिस्टम स्टेटस और रिस्टार्ट चेक से नहीं, फॉर स्टॉप नेटवर्क से होता है। कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी दोस्त, क्या कह रहे हो? सिस्टम स्टेटस चेक जो है स्टॉप करना पड़ता है, रिस्टार्ट नहीं। एग्री, स्टॉप एंड स्टार्ट द सर्वर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस चल रही होती है, तो वो मेंटेनेंस के नोटिफिकेशन भी आएंगे, क्योंकि अंडरलाइंग हार्डवेयर कभी कभी क्या होता है, एनवायरनमेंट में करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपसे कंपनी जो है वो
AWS आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा और आपको स्टॉप करके सर्वर को स्टार्ट करना होगा। उसमें क्या फायदा होगा कि वो दूसरी मशीन पे भेज देता है, ठीक है? दूसरी मशीन पे आपको वो दूसरा जैसे मशीन आपकी रीबूट होती है तो अंडरलाइंग हार्डवेयर सेम पे ना रह के अंडरलाइंग हार्डवेयर मूव हो जाता है, राइट? उसकी वजह से क्या होगा, आपका अंडरलाइंग हार्डवेयर चेंज हो गया तो जो करप्टेड अंडरलाइंग हार्डवेयर था, जो आपको विजिबल नहीं है ना, मैंने बताया था ना आपको ESX सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल या जेन सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स पे एक्चुअली ये VM बनती है। तो ये VM जब आपका क्या होगा कि जो अंडरलाइंग हार्डवेयर करप्ट हुआ है वहां से नई इंस्टेंस पे चला जाएगा, तो आपका सर्वर का स्टेटस डाउन 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 नहीं होगा। अगर ये डाउन है तो दैट मीन्स आपका अंडरलाइंग हार्डवेयर करप्टेड है, ठीक है? अंडरलाइंग हार्डवेयर में इश्यूज है, यहाँ पे आपको चेक करना है। इंस्टांस स्टेटस चेक है, मान लो तुमने जाके नेटवर्क में कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइलें डिलीट कर दी ओएस की या कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है? तो उसमें तो इंस्टांस में इशू आ गया ना, तो आपको उस इशू को ठीक करना है। और अगर इन जनरल वैसे ही हो गया, मान लो कभी-कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क आपने कुछ नहीं किया लेकिन समहाउ कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह प्रॉपर नहीं हुआ, तो आप रीस्टार्ट करके देख सकते हो एंड कई बार ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉर्ट आउट हो जाता है, अगर आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपके साइड से कुछ है तो डेफिनिटली वो करें, है ना? ठीक है, तो ये इंस्टांस स्टेटस चेक था। अब इसके बाद जो लास्ट हाँ? इस केस में सर जैसे कि इंस्टांस इशू है अपना इसका, तो सीरियल कंसोल होता है कनेक्ट करने के लिए, वो कुछ आइडिया है कैसे कनेक्ट हम करते हैं सीरियल कंसोल को? अगर आपका इंस्टांस कनेक्ट हाँ, नहीं हो इंस्टांस रहा है तो हाँ, इंस्टांस स्टेटस साइड से इशू है तो मैंने ये है आपका EC2 सीरियल कंसोल, है ना? हम्म, तो ये तो एक्चुअली आपका वो है फ्री टायर अकाउंट है ना? तो ये तो नहीं देते, ठीक है? बट ये ऑप्शन आप कह रहे हो मेरे ख्याल से, तो ये आप कर सकते हो, अलाउ कर देते हैं इसको, आप देखते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है आपके पास, कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। अगर आप ट्रबल शूटिंग पे आते हो तो एक्शन, जैसे अभी आप देखो गेट सिस्टम लॉग है ना? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिटेल कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी आप देखोगे तो ये प्रॉपर है, लॉगिन कंसोल पे आ रहा है ना? तो मतलब इसमें इश्यूज नहीं है। For boot or networking issue, use the EC2 serial console for troubleshooting. Choose the connect button to start SH. तो क्या बोलता है, ये इंस्टांस एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पे ये इशू है कि इंस्टांस सपोर्ट नहीं करते। AWS नाइट्रो सिस्टम तो सपोर्ट करती है। आप देख रहे हो राकेश, हाँ जी। है ना? ये है कि एक एक्टिव कंसोल आप कनेक्ट कर सकते हो 1 आवर के लिए, ये रहता है, ठीक है? एक्टिव ये जैसे हमने कनेक्ट किया था, है ना? तो अलाउ करना पड़ता, तो अलाउ किया।
ठीक है, ये आप लिंक यूज कर सकते हो, अगर चाहिए है आप ये लिंक यूज कर सकते हो, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देगा। sysrq और ग्रब ये दो टूल हैं जिसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते वो कर पाओगे, ट्रबल शूटिंग कर पाओगे। ठीक है दोस्त, तो ये हुआ आपका सीरियल कंसोल के ऑप्शंस के थ्रू आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और क्या चीज है, अगर तुम्हें ये देखना है अभी एग्जैक्टली स्टेटस क्या चल रहा है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। कोई अगेन लॉगिन स्क्रीन पर है तो दैट मीन्स कि मेरे सर्वर की कनेक्टिविटी प्रॉपर है। एक चीज और रहता है, क्लाउड वॉच अलार्म्स, है ना, क्लाउड वॉच अलार्म्स आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ सेटअप करने के लिए आपके पास क्या है, प्लस का ऑप्शन है, राइट, तो प्लस करोगे तो आप अलार्म सेटअप कर सकते हो। ठीक, तो अब मुझे मान लो कुछ इस इंस्टांस के लिए कुछ अलार्म सेटअप करने हैं, तो स्टैंडर्ड अलार्म्स कौन से होते हैं? इंस्टांस स्टेटस चेक, है ना, स्टेटस चेक अगर हमारा ओके है दोनों का तो ठीक है, अगर मान लो स्टेटस चेक ओके नहीं है तो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। तो हम उसके लिए स्टेटस चेक लगा सकते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, डिस्क यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अगर ये स्टेटस आप चेक कर लेते हो, राइट, तो ये नॉर्मली आपके सफिशिएंट होते हैं, राइट। अगर उसके बाद बाकी सारे कस्टम रिक्वायरमेंट है जो आप अलार्म सेटअप करना चाहते हो वो कर सकते हो। इन दोनों अलार्म्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपके पास मिल जाता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्रिएट एन अलार्म करोगे, अलार्म क्रिएट करने के बाद हम आगे क्लाउड वॉच को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस तरीके के क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो अलार्म सेटअप कर सकते हो आप, अलार्म सेट करने के बाद आप किसको नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं हम SCS। किसी ने सुना है SCS का नाम? SCS SNS। SCS सॉरी SNS, हाँ सॉरी SNS सुना है किसी ने? हाँ जी हाँ जी, SCS तो आपका SMTP के लिए होता है ना। SMTP के लिए, हाँ। बिल्कुल। अंकित आपको क्लैरिटी है? हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो टॉपिक्स बनाते हैं वहां पे। तो हम क्या करते हैं, अब ये देखो दो टॉपिक बने हुए हैं, वो जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक में मैंने क्या बनाया, सब्सक्राइबर बनाए हुए हैं। सब्सक्राइबर कौन से है मेरे पास, awslearning@gmail.com। ये क्या है, कंफर्म है, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, एक और सब्सक्रिप्शन बना सकता हूँ। तो मेरे पास अलग अलग सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शन है ना। HTTP सब्सक्रिप्शन भी बना सकता हूँ अगर मैं किसी वेबसाइट से इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। मैं आपको SMS सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको किनेसिस डेटा फायर हाउस पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। SQS पे कर सकता हूँ, SQS क्यू है मेरी, SQS की पे ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक। लैम्डा पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, अगर लैम्डा पे नोटिफिकेशन चला गया और लैम्डा पे मैंने कोई चीज भी अगर क्लियर ना हो रही हो ना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये क्या है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस पे इन प्रोटोकॉल्स को यूज करेगा, तो लैम्डा पे जाएगा, तो लैम्डा पे जाने के बाद वो क्या करेगा, आपके पास लैम्डा का फंक्शन पूछेगा, किस लैम्डा फंक्शन पे फॉरवर्ड करना। अब उस लैम्डा फंक्शन पे क्या होगा, जैसे ही ये डेटा आएगा, जैसे ही ये अलार्म आएगा, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा और कुछ पर्टिकुलर एक्शन अगर उसको लेना है तो एक्शन ले लेगा, ठीक है। या आप ईमेल कर सकते हो। तो हमने जैसे ईमेल बोला, अगर मुझे आपका किसी का ईमेल आईडी ऐड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आपके पास एक मेल चली जाती है यहाँ से, जैसे ही मैं ईमेल सब्सक्रिप्शन ऐड करूंगा तो आपके पास एक कंफर्मेशन मेल जाएगा, वहां पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास ईमेल यूज होता है, SMS यूज होता है, ठीक है। SMS
इंडिया में इतना वो नहीं है और फंक्शनलिटी नहीं है, आपको एक सर्विस लेनी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन ईमेल और बाकी सारी ऑप्शन, एचटीटीपी भी सपोर्ट करता है, ईमेल सपोर्ट करता है, लैम्डा सपोर्ट करता है, एसक्यूएल सपोर्ट करता है। ठीक है, ये लिख लेता हूँ। ये आपको याद रहे ज्यादा अच्छा है ना। जैसे एसक्यूएस हो गया, लैम्डा फंक्शन हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल में बोलता है ईमेल जेसन है शायद, जेसन फॉर्मेट में है तो। किनेसिस, फायर होस्ट हो गया, और क्या है, एचटीटीपी हो गया, एसएमएस हो गया। ठीक है, एचटीटीपीएस हो गया। एचटीटीपीएस, ठीक है ना। ये सारे आपके सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स हैं। तो मुझे अपना ईमेल का लेना है, तो मेरे पास एक ईमेल का सब्सक्रिप्शन का जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैं जब अलार्म सेटअप कर रहा था तो यहाँ पे चूज कर लिया AWS क्लास। ठीक है, अलार्म एक्शन क्या है, तो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन जब मेरा, तो ये कंडीशन में अपने आप देखूंगा कि मुझे क्या कंडीशन चाहिए। तो जब मेरा एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन चला जाए, राइट। या 80% आ गया तो नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, कितने पीरियड के लिए, 5 मिनट्स के लिए। अगर कंटिन्यूसली 5 मिनट्स के लिए 80% से ज्यादा जा रहा है तब आए मेरे पास नोटिफिकेशन। स्पाइक तो कभी कभी मार जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस 80% से हाई जा रहा है तो यानी कुछ इशू है। ठीक है, कितने टाइम काउंट करें, कंसेक्यूटिव पीरियड कितना हो, मतलब एक टाइम हो गया 5 मिनट्स के लिए, या 2 बार या 3 बार, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन इंस्टेंस का आईडी डाल सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे आप इंस्टेंस का आईडी डाल सकते हो, आपको क्लैरिटी रहे कि भाई ये आपके पास है। ठीक है, और आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अभी मेरे पास क्या हो गया, एक अलार्म क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको और अलार्म क्रिएट करना है, क्रिएट एन अलार्म में जाओ। ये सपोर्टेड अलार्म्स हैं जो बाय डिफॉल्ट AWS के होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टेटस चेक फेल। ठीक है, डिस्क रीड का है, डिस्क राइट का है। मेरा जब तक अब मुझे इतना ज्यादा उसमें जाने का जरूरत नहीं है डेप्थ में, है ना। नेटवर्क इन का है, नेटवर्क आउट का है, लगा सकते हो। ठीक है, या स्टेटस चेक कोई सा फेल हो गया, इधर कोई सा भी फेल हो गया। ठीक है, तो ये, या अटैच EBS जो है वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास है, आप ये लगा सकते हो। मैंने बोला ये अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये भी लगा दो, तो ये भी लग गया। ठीक है, अगर आपको एजेंट इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आप वहां पे एजेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। क्लाउड वॉच का आपको एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, AWS का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका एक अलार्म वाला टॉपिक था, जो मेरे ख्याल से मतलब यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें हैं। क्लाउड वॉच जब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी तो आ जाए कि भाई ये चीजें हैं और यहाँ पर अ, आपके पास है। ये सर जैसे सिंगल सिंगल उस सर्वर्स के लिए हम किया तो जैसे, और
मान लो उसमें 100 सर्वर, ज्यादा सर्वर, तो एक साथ अलार्म कैसे सेट करेंगे सबके लिए? वो स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी आपको, है ना। वो आपको एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दो। तो जैसे आपने कमांड चलाया ना, CLI की कमांड ले लो, और CLI की कमांड के थ्रू आप चलाया आपने, और उसमें आप इंस्टेंस आईडी जो है वो चेंज कर दो। उसका तरीका ये है, आप अगर मल्टीपल सर्वर्स पे कॉन्फ़िगर करना है ना, हम्म। तो दैट इज द बेस्ट। आपके एनवायरनमेंट में यूज होता है वहाँ पे? क्या सर? जैसे मल्टीपल सर्वर्स पे अलार्म वगैरह सेटअप करते हो आप? हाँ, उस पूरा क्लाउड से पूरा एनवायरनमेंट होता है सर उसमें। हाँ, है ना, क्लाउड वॉच से ही है ना। नहीं मतलब आप लोग क्या यूज करते हो इसके लिए? क्लाउड वॉच ही करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो उसमें अच्छा, हाँ तो उसका वही तरीका है जो मैंने बताया ना आपको, कि मतलब एक CLI कमांड ले लो इसका, और इसमें एक आप एक एजेंट को कॉन्फ़िगर करोगे। या तो अगर आपके यहाँ पे SSM इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, तो SSM में भी यही होता है कि वो सर्वर्स को लिया और आप वो सर्वर सेलेक्ट किया और वहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट कर दी। अ, तो उसके थ्रू हो जाता है। या फिर अगर आप कमांड लाइन के थ्रू करना चाहते हो तो मतलब वो एक स्क्रिप्ट बनाओ, बैश स्क्रिप्ट, और उसके थ्रू एग्जीक्यूट कर दो। ऐसा नहीं कि जैसे कि क्लाउड वॉच में ऑटोमेटिकली सारे इंस्टेंसेस उसमें शो हो जाए, वहां से अलार्म, एक कॉमन अलार्म सेट कर दो, और वो मैं तो नहीं देखा तो। क्योंकि AWS का कुछ नया एनवायरनमेंट बना है, जो भी जितने प्रोजेक्ट आए सब ऑलरेडी प्रोविजन है, वो सब आइडिया नहीं है उनका कैसे सेटअप हुआ अलार्म वगैरह। है कुछ ऐसा? नहीं पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं AWS का नहीं कोई नहीं, स्क्रैच मैं से बिल्ड अभी नहीं तक किया ना, ना कोई प्रोजेक्ट। हाँ नहीं, AWS में ना थोड़ा सा मतलब ये चीज है कि आप स्क्रिप्ट के थ्रू अपना यूज करते हो। मैं आपको क्या दिखा रहा था, हाँ। ठीक है दोस्तों, टाइम क्या हो रहा है अभी? ये आपका हो गया 10:17 हो गया। टाइम का पता नहीं लगा। आपके पास हाफ एन आवर है? मैं लोड बैलेंस और ऑटो स्केलिंग और कवर कर सकते हैं। हाँ 5 मिनट बिल्कुल है का सर, ब्रेक बिल्कुल। लेके बिल्कुल है सर, कर लें? बिल्कुल। ठीक है अंकित। हाँ जी सर, ठीक। ठीक है, तो 2-3 मिनट का गैप लेते हैं, ठीक है, और ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको जो पॉइंट्स हमने किए हैं वो आप गो थ्रू कर लो, या ब्रेक ले लो, है ना। फिर उसके बाद करते हैं, नोट्स हैं ये तो। अभी तक तो EC2 के तो जो जनरल ऑप्शंस थे वही आपके पास हैं। चलो करता हूँ यार मैं, है ना। अभी हो रहा है 10:18। कब कनेक्ट करें? अगर आपको कुछ काम नहीं है तो कंटिन्यू कर लो, कुछ काम है तो तो। हम, मुझे 2-3 मिनट दे दो आप, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आप आ जाओ तब शुरू कर देना। हाँ मैं आता हूँ यार।
हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, आ रही। अंकित, हाँ जी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाओ आप आगे। बात होती है आपके पास इसके लिए, लोड बैलेंसर्स के लिए, ठीक है। देखो, लोड बैलेंसर का बेसिक तो पता ही है ना, क्या होता है। अगर बेसिक की अगर मैं बात करूं तो क्या है लोड बैलेंसर का पर्पस, मुझे बताओ जल्दी से कोई। वही आपके ट्रैफिक को बैलेंस करता है, जो भी ट्रैफिक आता है, लोड जो आता है सर्वर्स के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर बैलेंस करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो करता भी है लोड ट्रैफिक आता है को। ना उसको बैलेंस करता है एक्चुअली, राइट, बिल्कुल सही होता है ना। मतलब ये रहता है ना कि ये है, तो अभी आपके पास सर्वर 1, 2, 3 ऐसे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, तुम्हारी वेबसाइट है मान लो, है ना, अंकित.com, ठीक है, आई, वेबसाइट आई यहाँ पे। किस पोर्ट पे सुनेगा ये, HTTP और HTTPS पे, ठीक है। नॉर्मली रिक्वेस्ट जो है इन पे आती है, वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। HTTP का पोर्ट कौन सा होता है, 80 और 443 हो गया SBS। वेरी गुड, ठीक है। तुम यार वो कह रहे थे प्रोडक्ट डिस्कवरी कुछ कर रहे थे, तुम्हारे यहाँ पे चल रहा था, है ना। हाँ चलो, सर, HTTP मैंने HTTP कर लिया वो। क्या निकला उसमें, उसमें कुछ नहीं था, मैंने वो एक्चुअली टैग पॉलिसी को पहले वो ये डिटैच कर दिया, फिर मैंने इंस्टॉल कर दिया तो हो गया। फिर मैंने दोबारा टैग पॉलिसी लगा दी। लगा दी, है ना। हाँ सही है, वो बढ़िया चीज है। हेलो। ये आपका ये हो गया अंकित.com, यहाँ पे गई, यहाँ से वेबसाइट चली गई, बीच में आपका लोड बैलेंसर आ गया, ठीक है। ये एक लोड बैलेंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया लोड बैलेंसर के लिए आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये लोड बैलेंसर आ गया। इसके साथ एक आप ऑटो स्केलिंग पॉलिसी भी शुरू कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर के साथ में ज्यादा बढ़िया रहती है, ठीक है। उससे क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि लोड बैलेंसर के साथ में एक ऑटो स्केलिंग पॉलिसी लगा दी जाती है, ठीक। तो ये आपने बोला, ये ऐसी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 3 टाइप के लोड बैलेंसर है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, और कौन सा है एक, अभी एक आया है थर्ड और था, गेटवे। गेटवे लोड बैलेंसर है ना, गेटवे लोड बैलेंसर, ठीक है।
ये आपका उसके लिए स्विचेस और जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनके सपोर्ट के लिए, और एक फोर्थ। पर्टिकुलर पोर्ट को सपोर्ट करता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर। तो यहाँ पे ये बेसिकली, अब इसके साथ अगर आप ऑटो स्केलिंग यूज कर लेते हो तो वो और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो क्या है यहाँ पे, इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास AMI है, AMI है। ठीक है, यहाँ पे इस AMI से मैं मल्टीपल सर्वर्स रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो कोई इशू है नहीं। लोड बैलेंसर आया आपके पास, क्रिएट लोड बैलेंसर किया। अब देखो इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दे दिए, अभी ऑप्शंस बराबर चेंज होते रहते हैं। तो कंपेयर लोड बैलेंसर किया, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आएगी आपका HTTP HTTPS पे। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे आ गया TCP UDP TLS पोर्ट को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आप लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक टर्मिनेट हो जाता है। ट्रैफिक टर्मिनेट होने का मतलब है कि आपकी जो हेडर बेस इंफॉर्मेशन है, हेडर में मान लो कुछ लिखा हुआ है, आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ये है। तो फ्लेक्सिबल फीचर सेट ऑफ योर एप्लीकेशन, दिस ओपनिंग एट द रिक्वेस्ट लेवल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्रोवाइड एडवांस राउटिंग, ये एडवांस राउटिंग मिलती है आपको। ठीक है, जिसको बोलते हैं हेडर बेस पे। तो जब मैं बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या आपको एक डिफरेंस आएगा नजर। एंड विजिबिलिटी फीचर टारगेटेड एट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर्स पे भी अभी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, जब आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, अल्ट्रा हाई लेवल, तो जो भी रिक्वेस्ट आई वो पहले यहाँ पे टर्मिनेट हुई, टर्मिनेट होने के बाद वो आगे गई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चूज ए नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस TLS ऑफलोडिंग एट स्केल, सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट फॉर UDP पोर्ट। ठीक है, UDP पोर्ट को ये सपोर्ट नहीं करता है ना। स्टैटिक IP एड्रेस भी अगर आपको चाहिए तो भी आप इसके लिए नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए चाहिए। यहाँ पे क्या एक है कि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, तो आपको एडवांस राउटिंग आप सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, हेडर बेस इंफॉर्मेशन पे आप काम नहीं कर सकते वहां। ठीक है, ये लैम्डा पे चली जाती है, ये लैम्डा पे भी चली जाती है, EC2 पे भी चली जाती है, और कंटेनर बेस पे भी रिक्वेस्ट चली जाती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाली। नेटवर्क लोड बैलेंसर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड। तो अगर आपको ज्यादा फास्ट चाहिए और आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको TLS ऑफलोडिंग करनी है यानी सर्टिफिकेट मैनेजमेंट करना है तो आप गो फॉर दिस। ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसर क्या है, जेनेवी पोर्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो वर्चुअल डिवाइसेस जो जेनेवी पे काम करते हैं आप उनके लिए ये गेटवे लोड बैलेंसर को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट करोगे आसान है। और बट सर दोनों में प्रैक्टिकली जो है यूज केसेस क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर्स के? हाँ मैं भी तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बोला आपने, ऐप टेस्ट, इंटरनेट फेसिंग बोला। ठीक है, दो तरीके के लोड बैलेंसर बनते हैं, एक इंटरनल लोड बैलेंसर बनेगा अगर आपको सिर्फ इनसाइड VPC चाहिए। ठीक है, एक इंटरनेट फेसिंग बन सकता है जो अगर आपको बाहर पब्लिक के लिए चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको एक कंपनी है abc.com। ठीक है, या मैं बोलता हूँ कंपनी है TCS.com। ठीक है, अब TCS वाले जो एक कंपनी तो बनती है ना, जो एक TCS के जो बनती है वो किसके लिए बनती है, जो पब्लिक के लिए बनती है। एक बनेगी इंटरनल एम्प्लॉय के लिए। तो इंटरनल के लिए आप कौन सी यूज कर सकते हो, पब्लिक फेसिंग में ही एक इंटरनल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और उसको अंदर का पाथ दे सकते हो। यह थोड़ा गलत एग्जांपल हो गया। इंटरनेट फेसिंग जो TCS.com बनेगी वो तो इंटरनेट फेसिंग बन गई बाहर के लिए, है ना। लेकिन आप एक इंटरनल नेटवर्क पे भी चला सकते हो जिसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, वो आप VPC में बना सकते हो, तो उसके लिए आपको इंटरनल चाहिए, वो आपको पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। अगर आप कंपनी के नेटवर्क में हो तभी आपको एक्सेस होगा। तो दो तरीके के आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर IPv4 मतलब अगर आपको IPv4 यूज कर रहे हो तो आप IPv4 की रेंज यूज करोगे। अगर आप IPv4 और IPv6 दोनों यूज करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला इंटरनेट फेसिंग। ठीक है जी, ऐप टेस्ट हो गया, डिफॉल्ट VPC पे चले गए। डिफॉल्ट VPC में मेरा सर्वर किस में था, आप मुझे बताओगे मेरा सर्वर किस में था, जो लाइनेक्स का सर्वर बना रखा है 1A में ही था। 1A में था। तो अभी जो भी ट्रैफिक आएगा, मान लो अगर मैंने मैपिंग कर दी इसकी
1B और 1C से, ठीक है। तो ट्रैफिक कहाँ पे फॉरवर्ड होगा? 1B 1C पे फॉरवर्ड होगा। मेरे पास सर्वर ही नहीं है वहां पे, राइट? क्लियर है? अभी मेरे पास ट्रैफिक आएगा इस सर्वर पे, मेरे वाले सर्वर पे बिल्कुल अगर मैं डालूंगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया मैंने, जिसमें मेरा पोर्ट, अच्छा लोड बैलेंसर के भी पोर्ट होते हैं, तो लोड बैलेंसर पे भी कौन सा पोर्ट अलाउ होना चाहिए? मेरी वेब एप्लीकेशन है तो मेरा 80 पोर्ट अलाउ होना चाहिए वहां पे। अगर लोड बैलेंसर पे मैंने पोर्ट अलाउ नहीं किया तो वो अगेन मेरी वेबसाइट डाउन होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 चेक पॉइंट है, पोर्ट 80 यहाँ पे भी आना चाहिए और पोर्ट 80 यहाँ पे भी होना चाहिए। ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर ये इसमें जैसे दो दो जैसे रेंज, ये इसके ऊपर की होगी ना लेयर जो आ रही है इसमें, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का तो कोई वो नहीं है चांस? ना ना ना, कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस एक जो नहीं है तरह ये। से जैसे हम पहले हार्डवेयर यूज करते थे, जैसे हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस आते हैं, A10 थंडर, तो ये उसी टाइप का है कुछ? हम्म, कह सकते हो। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसका, लेकिन हाँ मतलब बेसिकली क्या हुआ कि रिक्वेस्ट आई आपके 80 पे, लोड बैलेंसर ने लिया, 80 पे उसको आगे आई, यहाँ फॉरवर्ड पे कर 80 दिया। पोर्ट ओपन है तो पास होने देगा, है ना। तो ये हुआ 80 पे लेकिन गया। इसमें सर ये चीज तो हमें टारगेट करना पड़ेगा ना, किस पर्टिकुलर उस पे सर्वर पे ही भेजेगा? नहीं, राउंड रॉबिन चलता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलेगी, ठीक है। टारगेट ग्रुप चाहिए, अब मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है? देखो मैंने बोला 1B और 1C पे फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक, लेकिन ये मैंने जानबूझ के 1A को स्किप करा है, मेरा सर्वर 1A में है, ठीक है। अब मेरे पास टारगेट ग्रुप एक क्रिएट होना चाहिए। टारगेट ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, ठीक है? इंस्टांसेस हो सकती है, सर्वर हो सकते हैं, आईपी एड्रेस हो सकते हैं। या आईपी एड्रेस का यूज केस क्या हो सकता है? नोट आप अपने पास से बना लिया करो, मेरे पास से अगर कभी वो रहता है ना तो हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि मैं बोलूंगा और लिखूंगा मैं तो मिस हो जाती हैं चीजें फिर, ठीक है। तो या तो जितना जितना ऐप जो आप कर सकते हो, और अगर जो चीज आपका रहता है तो आपको नोट्स बनाना हो तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। तो इंस्टांसेस और आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस का यूज केस क्या हो सकता है, सोच के बताओ मुझे। यस नो मे बी। मीडिया के लिए कुछ, मीडिया स्ट्रीमिंग? इसका पर्पज है, इसका पर्पज है कि आपको मान लो ऑन प्रीम के सर्वर पे फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक, है। अगर मान लीजिए मान लीजिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपका जो आईपी एड्रेस है वो ऑन प्रीम के सर्वर है, फिजिकल सर्वर्स हैं, तो आप वहां पे भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो। इंस्टांसेस, इंस्टांसेस जो है ये आपकी वर्चुअल मशीन हो गई, ठीक है। और लैम्डा फंक्शन, आप लैम्डा फंक्शन पे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी आपका फॉरवर्ड हो सकता है आगे, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, किसी और लोड बैलेंसर पे भी मान लो आपको फॉरवर्ड करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। टारगेट ग्रुप का नेम दे दिया ऐप टारगेट ग्रुप। कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजनी है आपको? 80 पे, जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो सर्वर पे 80 पोर्ट पे चल रही है, तो इसलिए हमने इसको 80 पोर्ट रखा। वीपीसी मेरा डिफॉल्ट वीपीसी है। एप्लीकेशन का जो पाथ है वो कौन सा है? index.html, यही है जो मेरा प्राइमरी पेज है, तो index.html मैंने बोला। नेक्स्ट, टारगेट को रजिस्टर करना है, ठीक है। या तो बाद में करोगे या अभी कर सकते हो। तो मैं अभी टारगेट को अगर रजिस्टर करूं तो क्या आपको यहाँ पे सर्वर दिखाई दे रहा है? नहीं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैंने प्रीवियस, सॉरी इंस्टांसेस चूज करनी थी ना मुझे, यहाँ पे मैंने लोड बैलेंसर चूज किया, तो वो लोड बैलेंसर पूछ रहा है। तो पाथ रह गया सर, मैं पाथ शायद HTML वाला इंडेक्स और HTML। देने की जरूरत नहीं है, वैसे बाय डिफॉल्ट ले लेता है वो, लेकिन हाँ अगर कोई कस्टम पाथ है तो आपको देना अच्छा सर, पड़ेगा। इसमें ऊपर कहीं पे वो आ रहे थे वर्जन HTTP 1 2 ऐसे, तो वो भी हम कुछ डिफाइन करना पड़ेगा? कहाँ पर है ये बताओ जो नीचे बताओ कहाँ प्रोटोकॉल पर? वर्जन आ रहे हैं नीचे। ये वाले
ये आपको आपकी वेब एप्लीकेशन टीम बताएगी। वेब एप्लीकेशन टीम बताएगी कि किस वर्जन को आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्या है HTTP और HTTPS के डिफरेंट वर्जन है, राइट। तो आप तो बाय डिफॉल्ट पे चलोगे। ठीक है, अभी क्या हो गया 1.1 के बाद 2.2 की भी सीरीज आ गई। ठीक है, तो अगर आपकी वो आती है कि भाई हमारी एप्लीकेशन 2.2 को सपोर्ट करती है, आपको HTTP 2 वर्जन प्रोटोकॉल यूज करना है, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपको एप्लीकेशन टीम बताएगी, ये आपकी हेडिक नहीं है। जो रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है वो HTTP पे है 1.1 पे, तो ये यूज करोगे ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट करो। अवेलेबल इंस्टांस, क्या अवेलेबल इंस्टांस में मेरी इंस्टांस दिख रही है आपको? नहीं, क्यों नहीं दिख रही? लाइन नहीं है इसलिए। नहीं, में सबनेट अलग लिए, अलग एजी के लिए। सबनेट अलग लिया था ना, इसलिए नहीं दिख रही। तो जो मैपिंग है ना, मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो इंस्टांस आईडी आना चाहिए आपको यहाँ पे। एक बार इंस्टांसेस में जाइए, कहाँ पर बना हुआ है, किस रीजन में बने हुए हैं। कहाँ पर कह रहे हो? इंस्टांसेस किस रीजन में बने हुए हैं आपके इंस्टांसेस? कंसोल में जाओ। US East 1A में है मेरे ख्याल से। ठीक है, नोट रोजी आ गया। ये मैंने ले लिया था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। आई थिंक ये नेटवर्क डिफरेंस है। कस्टम VPC के अंदर लॉन्च किया था मैंने। ठीक है, तो जो टारगेट ग्रुप है मेरा, वेब टेस्ट ये हो गया। VPC कस्टम VPC ले लेते हैं। ठीक है, 1A के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, 1B भी ले लेते हैं, दो है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, और टारगेट ग्रुप में मैं चेंज कर देता हूँ स्पेसिफाई इंस्टांसेस, ये ठीक है, एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपके पास प्रीवियस में जाना, रजिस्टर इंस्टांसेस टेस्ट एल बी, कस्टम VPC ले लिया। ठीक है, मेरे जो सर्वर में कस्टम VPC में है ना, तो कस्टम VPC ले लिया। नेक्स्ट, आ गया इंस्टांस। ठीक है, अभी अभी जो मेरी मैपिंग हुई वो क्या हुआ, मैंने लोड बैलेंसर किस में बना रहा हूँ, मैं कस्टम VPC में बना रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी देखो VPC वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, बट आई होप कि मतलब आपको ये चीजें तो थोड़ा आइडिया है इसी वजह से, क्योंकि दोनों ही आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, राइट। तो कस्टम VPC के अंदर आपका इंस्टांस बनी हुई है और कस्टम VPC को हमने यूज किया। ठीक है, तो अब मेरी इंस्टांस भी मिल गई मुझको। अब मैं बोला ये लोड जितनी भी इंस्टांसेस है वो अवेलेबल, जो अवेलेबल इंस्टांसेस है कस्टम VPC के अंदर 1A में, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसको मैंने बोला इंक्लूड कर दो। ठीक है, अब जितने सर्वर्स आपको ऐड करना है वो सिलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ टारगेट ग्रुप बना के छोड़ दो, AMI से काम हो जाएगा, वो भी चल जाता है। ठीक है, अभी टारगेट ग्रुप ऐड हो गया।
अब अगर आप यहाँ पे जाते हो तो उसको रिफ्रेश कर सकते हो, आपके पास आ गया जो मैंने एप्लीकेशन डीबी का बनाया था। एड ऑन सर्विसेज में क्या कर सकते हो, आप ग्लोबल एक्सेलेरेटर को ऐड कर सकते हो। मैंने बोला अगर आपको पब्लिक आईपी चाहिए यहाँ पे, है ना, तो आप स्टैटिक आईपी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, बट इसका एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? नहीं, ठीक है। मुझे भी तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा लोड बैलेंसर बन गया। अब आपने बोला था कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो अब आ जाओ क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेस्ट एनएलबी। अच्छा, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर फ्री टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके चार्जेस लग जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखो एचटीटीपीएस पोर्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो पहला डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे एचटीटीपीएस पोर्ट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये टीसीपी पोर्ट लेगा, लेकिन टीसीपी पोर्ट में भी 80 पोर्ट तो सपोर्ट करता है ना, तो हम 80 पोर्ट पे इसको ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, किस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है, तो हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है, तो मुझे एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टांसेस टेस्ट एनएलबी। ठीक है, कौन से पोर्ट है, अब अगर मैं एचटीटीपीएस चूज करता तो वो एप्लीकेशन के लिए बनते हैं, अब मैं टीसीपी टीएलएस यूडीपी और टेस्ट यूडीपी ले रहा हूँ, तो ये टारगेट ग्रुप किसके लिए बन रहा है, एनएलबी के लिए। ठीक है, और अगर मैं बट ये एनईवी के लिए लेता हूँ यहाँ तो मैं पर वहां पे जाऊँ। यहाँ पर शो तो कर रहा है HTTPS, क्या ले सकते हैं क्या इसमें? ले सकते हो, लेकिन ये जब पोर्ट, जब तुम लोड बैलेंसर पे जाओगे ना, वहां विजिबल नहीं होगा, क्योंकि एचटीटीपी पोर्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर की सेटिंग में आएगा नहीं। अच्छा। मतलब यहाँ पे मुझे वो दिखेगा नहीं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये आप टेस्ट कर लेना, मेरा टेस्टेड है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आप बनाओगे तो आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल से सपोर्ट कर रहा है, जो प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है उसी के लिए लोड बैलेंसर बनेगा। तो मैंने बोला टीसीपी। ठीक है, कस्टम वीपीसी हो गया, एचटीटीपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे पाथ दे दोगे अपनी एप्लीकेशन का, टैग्स अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाने तो यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट, अवेलेबल इंस्टेंस कौन सी है मेरी, लाइनक्स वेब सर्वर। ठीक है, कौन से पेड पे जा रही है रिक्वेस्ट, 80 पे जा रही है, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इस पे गए, नेटवर्क लोड बैलेंसर बना रहा था, तो टेस्ट एनएलबी वाला आ गया। ठीक है, इसको लिया, अटैच कर दिया। आपने देखा इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो आपके पास दो लोड बैलेंसर है, यहाँ पे आप गए लोड बैलेंसर, तो ये ऐप वाला रेडी हो गया। ठीक है, तो ऐप पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, इसका आउटपुट कहाँ से देखोगे, इसका आउटपुट मिलेगा आपको लोड बैलेंसर डीएनएस नेम से। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर।
तो आप सोचो क्या क्या इशू हो सकता है अभी। ठीक है, एप्लीकेशन तो आपकी चल रही है ना, एप्लीकेशन में यहाँ पे इशू नहीं है, सर्वर पे एप्लीकेशन आपका चल रहा है। लोड बैलेंसर्स आपके पास है NLB, ऐप टेस्ट। ओके, तो अब हम देखो लोड बैलेंसर के हमने क्या सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है, एक बार सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में भी इशू हो सकता है, तो लिसनर्स किस पोर्ट पे आ रहा है, रिक्वेस्ट 80 पे आ रही है, ठीक है, फॉरवर्ड टू यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। नेटवर्क मैपिंग, टेन पर है 1A 1B, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप पर चेक कर लेते हैं। देखो ऑल ट्रैफिक ऑल, अगर आप ये सिक्योरिटी ग्रुप का रूल देखोगे तो ये क्या कहता है, किस सिस्टम को अलाउ कर रहा है, सोर्स किसको अलाउ कर रहा है, जिसका सिक्योरिटी ग्रुप ये है, ठीक है। तो हमारे केस में ये नहीं चलेगा क्योंकि मेरी मशीन को तो सिक्योरिटी ग्रुप, मेरी मशीन इस सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो या तो मैं किसी ऐसी VM पे लॉग इन करूं जिसपे सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला हो, ठीक है, या फिर मैं अलग से रूल बना दूं और मैं बोलूं कोई भी IP से ये कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो मैंने अलग से रूल बना दिया और उसको सेव कर दिया। अब मेरा लोड बैलेंसर उसमें पास हो गया, एप्लीकेशन पे चल रहा है, नेटवर्क पे चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है। कुछ नया सीखने को मिला या ये सब आता था? अभी तक तो सब हम्म, ठीक है सर, नया नहीं है। नया एड ऑन मतलब ट्रबल शूटिंग के बारे में? नहीं, ALV में तो अभी कुछ नहीं, सिर्फ मेजर वही है कि डिफरेंस हम जो है यूज केसेस कहाँ पर होते हैं हाँ NLV और ALV। हाँ, ये वाली बात आ गई, अब यूज केसेस कहाँ पर है, ठीक है। अब तुम आ जाओ लोड बैलेंसर के इसमें, डिटेल्स में, ठीक है। ऐप टेस्ट हो गया आपके पास, लिसनर्स एंड रूल्स में आ गए, ठीक है। आप इस लिसनर को सिलेक्ट करो, ठीक है, मैनेज रूल्स और एडिट रूल्स, ठीक है। तो अभी डिफॉल्ट रूल क्या लगा हुआ है कि आपका कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस लोड बैलेंसर पे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ऐड रूल करना चाहूँ, आप ये देख रहे हो ये कंडीशंस, आप यहाँ पे होस्ट हेडर को ऐड कर सकते हो, ठीक है, होस्ट हेडर को ऐड कर सकते हो। आप पाथ डिफाइन कर सकते हो कि आपके URL में अगर ये वाला पाथ लगा हुआ है /item, ठीक है, कंफर्म, अगर ये पाथ लगा हुआ है तो आपको किस ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है, किस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो आप समझे मेरी बात को, आपके यहाँ पे अगर होस्ट हेडर पे /item लिखा हुआ था उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, या तो आप चाहो तो किसी दूसरे URL पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हो, URL सेम रहेगा, सिर्फ पाथ आपने चेंज कर, मतलब आपने देखा /item लगा हुआ है तो वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दे,
या कोई एरर कोड रेफर कर दे, ठीक है, और या फिर आगे टारगेट ग्रुप पे ऐड कर दे। आइटम से सर क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, वो हो सकता है आइटम वाला। कौन से वाला? आइटम जैसे बता देना, पाथ में जो आपने कंडीशन लगाई है उसमें क्या हाँ, है, होस्ट पाथ में हेडर। जैसे मतलब पाथ की कंडीशन क्या थी आपकी, आपका जो डीएनएस नेम है ना, डीएनएस नेम ये वाला, जी जी। एक मिनट, हाँ जी सॉरी। तो आप क्या कह रहे थे कि पाथ की जो मैं बात कर रहा था, पाथ में अगर आपका आपका जो यूआरएल है, यूआरएल आपका ये वाला है ना, ठीक है, हम्म, अगर ये वाला यूआरएल गया तो ये बैकएंड सर्वर पे टारगेट ग्रुप पे जा रहा है अभी, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे अभी कंडीशन लगा दी कि अगर मैंने यहाँ पे आइटम ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये कहाँ पे फॉरवर्ड होगा, किसी कस्टमाइज पाथ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। मेरे पास स्लैश आइटम करके कुछ है नहीं, तो वहां पे नहीं आ रहा, लेकिन स्लैश आइटम करके अगर आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो यहाँ पे अभी। हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे एफ टेस्ट में, हाँ, मैंने आपको कुछ कंडीशन लगा के दिखाया था ना अभी, हाँ ये रूल लगा के दिखाया था। अगर स्लैश आइटम करके कुछ आता है तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि इसको कहाँ पे जाना है, स्लैश आइटम करने के बाद इसको कहाँ पर जाना है आप आगे ये डिसाइड कर सकते हो। तो आपने बोला नेक्स्ट किया, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको किसी और रिडायरेक्ट कर सकता हूँ या किसी रिटर्न फिक्स, जी ठीक है, हाँ। या किसी दूसरे टारगेट ग्रुप पे भी भेज सकता हूँ, राइट। अगर मेरे पास मल्टीपल टारगेट ग्रुप है तो मैं उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मैं ग्रुप लेवल स्टिकीनेस भी एनेबल कर सकता हूँ। स्टिकीनेस क्या होता है, सेशन को मेंटेन करने के लिए कि जिस सर्वर से कनेक्ट हुआ है उसी सर्वर पे जाए, अगर कोई बीच में सेशन ब्रेक हो जाता है तो, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शंस रहता है। तो ये आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं और आप इस तरीके के रूल यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस जाओगे तो यहाँ पे आप रूल ऐड कर सकते हो, ये तो एक एग्जांपल था, ठीक है, और भी कंडीशन आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया पाथ का। होस्ट हेडर, जो हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है यूआरएल के, आपकी एप्लीकेशन टीम बताएगी आपको, लेकिन जो हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन है वहां पे आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास और क्या क्या है इसमें, ऐड कंडीशन सॉरी, आपके पास सोर्स आईपी की, अगर इस सोर्स आईपी से आता है तो, ठीक है, या इस एचटीटीपी हेडर से आता है ये, या क्वेरी स्ट्रिंग आती है तो ये, तो आप इस तरीके की कंडीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे मैंने लिसनर रूल लगा सकता हूँ, ये आपको मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, और ऐड रूल हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब यही चीज अगर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर पे आ जाते हो, ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे आ जाते हो, इसको ओपन करो, ठीक है, लिसनर था, ठीक है, क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है? ये एडिट एडिट लिसनर करना है बस, एक्शन में एडिट लिसनर।
ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हो, सिर्फ फॉरवर्ड कर पा रहे हो, राइट। आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आया वो आप सिर्फ फॉरवर्ड कर पा रहे हो, ठीक है। कहाँ पे, इस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड चेंजेस थे, जो आपके जो चेंजेस जाते हैं हेडर बेस्ड इंफॉर्मेशन पे, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर उसको रोकता नहीं, ये नेटवर्क लोड बैलेंसर पे टर्मिनेट नहीं हुए, इसलिए ये क्या हो गया, ये अल्ट्रा मिलियन फास्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, हर किसी की तो कंडीशन नहीं होती ना, कई एप्लीकेशन सिंपल होती हैं, तो उनको क्या जरूरत है वहां पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करने की, ठीक है। तो वहां पे वो इस तरीके से ये चीजें ऐड कर सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे नहीं मिली। तो ये आपको एक फायदा मिलता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये सर ठीक से नहीं आया समझ में, मतलब जो से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, यहाँ पे आप लिसनर्स पे गए, एडिट, ये तो तुम्हारा वो है, इसके बाद यहाँ पे गए आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में गए, ठीक है। लिसनर पे गए, तुमने एडिट किया, मैनेज रूल्स किया, एडिट रूल्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चेंज कर पा रहे हो ना रूल्स, कंडीशन ऐड कर पा रहे हो ना, वहां पे नहीं कर पाओगे आप। तो यही फर्क है और कुछ नहीं। ज्यादातर तो सर नेटवर्क का जो होता है लोड बैलेंसर, ये ज्यादातर कंडीशन हम लगा पा रहे हो उस ना। पे लगाते हैं, ये आपका ये इस पे डेटाबेस पे डीबी पे लगा देते हैं, ये नहीं, लेटेंसी जहाँ एप्लीकेशन पे पे फास्ट लगती है, करनी है। नहीं नहीं, वेबसाइट एप्लीकेशन पे लगेंगे ना रूल्स, रूल्स लगते हैं, रूल्स लगते हैं। आपका यूआरएल की कंडीशन लगा देते हैं कि आपका ये यूआरएल, कभी आपने कोई वेबसाइट खोली होगी तो कभी देखना कि अपने आप कुछ ना इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है। या मान लो आपको आपको ये एक कंडीशन आ गई कि भाई इस सोर्स आईपी से अगर आ रहा है तो ये इस रिक्वेस्ट पे जाए, ठीक है। ऐसा कॉन्फ़िगर कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपको दे रहा है, लेकिन वो कस्टमाइजेशन आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं है। लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है, उसका फायदा ये हो रहा है कि वो अल्ट्रा मिलियन फास्ट भी है, मतलब उसकी स्पीड, हालांकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी इलास्टिक है, राइट, लेकिन कंपैरेटिव टू नेटवर्क लोड बैलेंसर ये स्लो हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर एडिट करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अपने रूल्स ऐड नहीं कर पा रहे कंडीशंस नहीं है ना यहाँ पे, हम अगर रूल्स हो। ऐड होने की कंडीशन लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो यूज केस क्या रहता है इसमें, मतलब कहाँ कहाँ पे इसके अलावा और कहाँ पे यूज कर सकते हैं एनएलबी को? एनएलबी को तुम यहाँ से, अगर तुम्हें वही अगेन वेबसाइट पे जा रहे हो तो आप वहां पे जाओगे, और अगर आप बाकी आपका जो यूज केस आ गया आपका, उस तरीके से आप फॉलो करो। आपने कहाँ पे देखा, जैसे मैंने एक मुझे सिनेरियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि लाइक डेटाबेस में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई इस उसका यूज कर रहे हो मेथड, जैसे स्क्विड, मतलब प्रॉक्सी का या ऐसा कुछ, वहां पे आप लगा सकते हो जो फास्ट कम्युनिकेशन बीच में जो हो रहा है। हम्म। नहीं, अगर आपका वेबसाइट यूज केस है तो आप ऐप पर जाओ। अगर आपकी एप्लीकेशन टीएलएस पे चल रही है, टीएलएस पे मतलब अगर आपको टीसीपी पोर्ट पे एप्लीकेशन चल रही है ना, तो आप जो है उस पर फॉरवर्ड करो, क्या बोलते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो जैसे ये ठीक है, जितनी भी ये जैसे ये नेटफ्लिक्स होता है, डिज्नी हॉटस्टार है, तो ये क्या यूज करते हैं कंसेप्ट? उनका एनवायरनमेंट मैंने तो नहीं देखा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन है ना, तो ये नहीं कह सकते कि ये है ये फिर भी कुछ और वो क्या यूज आइडिया जैसे करेंगे। लेकिन आपने। नॉर्मली वो क्या है ना, उनका जो एप्लीकेशन चलेगा ना, वो क्लाउड फ्रंट पे चलता है अधिकतर एप्लीकेशन। हाँ जी, हाँ जी। वो वो इसको यूज नहीं करते, क्लाउड फ्रंट जो है ना, वो एप्लीकेशन क्लाउड फ्रंट पे चलना चाहिए, वो भी एचटीटीपीएस के लिए ही है। लेकिन उसमें जो एक फायदा होता है ना, एडवांटेज, एक्चुअली वो एज बेस्ड सर्विसेज को देता है। तो जो इस तरीके की क्लाउड एप्लीकेशंस हैं जो रीजनल बेस्ड है, मतलब जो सब ग्लोबल है। यूज हो गया, हाँ जी। तो वो लोड लोड बैलेंस तो ना करेगा, वो कैशे के लिए हो गया। हाँ, वो कैशे के लिए होगा। और क्या हो सकता है उसमें, अगर तुम उसका आर्किटेक्चर देखोगे तो आपके पास क्लाउड फ्रंट रहेगा वहां पर। और भाई लोड बैलेंसर कौन सा, वैसे तो वो एचटीटीपीएस ही यूज करेंगे, हम्म। है ना, क्योंकि एप्लीकेशन उनकी मोबाइल पे उस पे चलती है, यूआरएल बेस्ड है। बट आई डोंट नो, मैं जब तक उनका आर्किटेक्चर नहीं देखूंगा तो मेरे लिए मुश्किल है।
लेकिन अगर तुम सिंपल में आपको एक मतलब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसका यूज केस अगर आप सिंपल देखोगे, जहां पे आपकी कंडीशंस आपको सेट करनी है, कौन कौन सी कंडीशंस हो गई, जहां पे आपको हेडर इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, ठीक है, जहां पे आपको हेडर बेस पे काम करना है, ठीक है, या कहीं पाथ सेट करना है कि एप्लीकेशन के पाथ में कुछ चेंजेस करना है, उस तरीके की चीजों में आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करोगे। और अगर आपका इस तरीके का कोई यूज नहीं है कि आपको कस्टमाइज हेडर चाहिए, ठीक है, कस्टमाइज आपको यूआरएल चाहिए, ऐसा नहीं है, तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, एज तो सिंपल आपने एज। मुझे पॉइंट्स बता दिए कि जैसे मतलब ये जो रूल्स हैं इसमें रूल्स होते हैं एप्लीकेशन एलबी में और एनएलबी में नहीं होता, इसलिए वो फास्ट होता है ज्यादातर क्योंकि उसमें एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, कोडिंग क्योंकि नहीं वो होती टर्मिनेट नहीं करता लोड बैलेंसर पे। अभी ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए क्या हो रहा है, लोड बैलेंसर पे ब्रेक हुआ ना, कि भाई हाँ, इसका हेडर चेक कराओ मुझे, समझ रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा वर्कलोड ऐड हुआ ना लोड बैलेंसर के पास। अभी तक क्या हो रहा था कि आया और सीधे पास हो गया आगे, तो सीधे पास हो गया तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। वर्क लोड बैलेंसर को कोई भी आपको वो नहीं करना पड़ा। ऐप लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक मिनट रुको, AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इंटरव्यू में लोड बैलेंसर में ना कुछ नहीं पूछते, सिर्फ यही पूछते हैं एएलबी और एनएलबी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, और आपको वही बताना है कि वो क्या काम करता है। आपके पास अगर आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपको इनहांस फीचर देता है, यू कैन ऐड द रूट फॉर your host based path based routing, right, host URL based routing, right, and you can add the condition like if something is coming from a particular IP, it should forward to that particular IP and that particular target server, right. And network load balancer does not terminate at load balancer, and whatever the traffic is coming from source, it will get forwarded to the next target. दिस आपसे सिर्फ एक यही क्वेश्चन नॉर्मली लोड बैलेंस में पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो अब मैं आई थिंक काफी ज्यादा खिंच गया, 10:30 शायद हो गया, 11:10, तो मैं सोचा था 11 o'clock तक हम अपना वो कवर कर लेंगे, बट इट इज गुड, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम जाते हो तो बस देखो सेम देखो, ये है ना जहाँ when you are requesting targeted at delivery of modern application architecture including microservices, it advanced routing, right, host based, URL based, query based, ठीक है, वहां पे आपके पास ये यूज केस है। अरे मम्मी, सॉरी, एक मिनट होल्ड करेगा प्लीज।